हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में ओम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्लास 10th में काफी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ओम्स लॉ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है ना। ओम्स लॉ क्लास 10th में अक्सर पूछा जा रहा है। 2020 में जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा था ओम्स लॉ से संबंधित 5 मार्क्स का, है ना। इससे पहले भी ओम का नियम अक्सर एग्जामिनेशन में आ ही रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा ओम्स लॉ कवर करेंगे। क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और ये इसको क्लास 12th में ही पढ़ना है। तो क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वो काफी महत्वपूर्ण है। तो 10th के लिए भी, 10वीं के लिए भी और 12वीं के लिए भी, दोनों के लिए ओम का नियम काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले बात करते हैं ओम का नियम है क्या। देखिए, ओम तो एक आदमी का नाम है। ओम किनका नाम है? एक आदमी का नाम है ओम, ठीक है ना। ओम साहब ने एक नियम दिया है, एक रिलेशन दिया है। किसके बीच रिलेशन बताया है? तो V एंड I के बीच रिलेशन बताया है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके बीच एक रिलेशन बताया है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओम के नियम के नाम से जानते हैं। ओम साहब का कहना क्या था, है ना। ओम साहब का कहना था, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, क्या है? कोई कंडक्टर है, कोई चालक है। उस कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। क्या पास करते हो? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। क्या पास करते हो? इलेक्ट्रिसिटी उसमें देते हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट आप जब इसमें देते हो तो इसके जो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए एंड हुआ, एक पॉइंट ए एंड पॉइंट हुआ, दो क्या हुआ? इसका एंड पॉइंट हुआ। तो दोनों एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ध्यान समझिएगा, ये कोई कंडक्टर है, इसको इमेजिन कीजिए, क्या है? ये कोई चालक है, इसको मैंने करंट दिया। क्या दिया? करंट दिया। तो इसका एंड पॉइंट यहाँ है और यहाँ है। तो इसके एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, मतलब उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूं। तो जो डेवलप होगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि I वेरिएस क्या होता है? V होता है। क्या होता है? I वेरिएस V होता है। इसी को लोगवा जो है, मतलब आदमी लोग जो है, हम लोग जो है, V वेरिएस क्या लिखते हैं? I लिखते हैं। देखिए, रियल में होता क्या? I वेरिएस V होता है ना। जैसे से इलेक्ट्रिक करंट देंगे वैसे जो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। लेकिन इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? V वेरिएस I। V वेरिएस I यानी V समानुपाती क्या होता है? I। लेकिन उन्हें फिर कंडीशन दिया कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, V वेरिएस I, ये सत्य होगा, लेकिन तभी सत्य होगा। कब सत्य होगा? तभी सत्य होगा जब एक्सटर्नल फैक्टर कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब ना घटे ना बढ़े। अब इस एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहर से जो कारक कार्य करता है, जो बाहर से इफेक्ट डालता है, जैसे कि प्रेशर हो गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, है ना, मतलब दाब हो गया, ताप हो गया, etc, है ना। एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजिंग होता है वो चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इस प्रेशर का और टेम्परेचर का जो मान होना चाहिए हमेशा निश्चित होना चाहिए। निश्चित करने का मतलब क्या होता है? कि घटना बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ गया हो या फिर 50 डिग्री सेल्सियस। हम कर रहे हैं 20 पे, घट बढ़ रहा है, कभी 30 हो रहा है, कभी 35 हो रहा है, कभी 32 हो रहा है, वैसा आपको नहीं करना है। इसको लैबोरेटरी में जो प्रूफ किया गया है वो प्रेशर को और टेम्परेचर को हमेशा क्या रखा गया? कांस्टेंट रखा गया, ना घटाया गया ना बढ़ाया गया। यह काफी महत्वपूर्ण बात है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ओम के नियम में किस राशि को निश्चित रखा जाता है? ओम के नियम में किस राशि को निश्चित रखा जाता है? तो उसमें ताप भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है ऑप्शन में, आयतन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन जो मैंने देखा है बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो देखा है ताप। क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऑप्शन क्या दिया जाएगा? टेम्परेचर दिया जाएगा। लेकिन जनरली प्रेशर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगा? ताप मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन डेवलप हो। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सब मैं लिख पाऊंगा, अभी मैं केवल आप समझ लीजिए। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखें हम? क्या रीजन है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है? कोई तो रीजन रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, रेसिस्टेंस वाला, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वाला, कंडक्टेंस वाला, सॉरी लॉज ऑफ रेसिस्टेंस वाला,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला, इस सारे टॉपिक को मैंने एक वीडियो में डाल रखा है। अगर आप लोगों ने देखा तो समझ गए होंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, है ना। कंडक्टेंस, उसमें मैंने सारा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इन सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। साथ में उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो ही मैंने बता दिया है। तो आप उसको पहले जाके देखिए, बहुत इजी वे में समझा है, काफी आसान रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, दोनों के लिए वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो टॉपिक है दोनों में पढ़ना है। तो उसमें मैंने बताया था लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में, याद कीजिए, अगर देखा होगा आप लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने 4-5 नियम बताया था, 4 नियम बताया था, है ना, 4 नियम बताया था। उसमें एक नियम बताया था ताप का। किसका बताया था? ताप का, टेम्परेचर का। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर घटे बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा? घटे बढ़ेगा, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? घट बढ़ जाता है। मतलब चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। ऐसा मैंने समझाया था आप लोगों को। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर घटे बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? कम ज्यादा हो सकता है। चालक में मैंने बताया था चालक का ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाओगे प्रतिरोध घटेगा। ऐसा समझा रखा मैंने पहले से। वही बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। तो होता क्या है कि अगर टेम्परेचर घटा बढ़ा, यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है आर। क्या आता है? आर। ये जो आर है, इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलिए चाहे रेजिस्टेंस बोलिए, अलग अलग टीचर लोग आप लोग को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन पढ़ाते हैं। मैं इसको रेजिस्टेंस पढ़ता हूँ, ठीक है। आर क्या है? प्रतिरोध है। इसी आर का मान बदलने से भी का मान क्या होता है? बदल जाता है। भी का मान क्या होता है? बदल जाता है। तो इसीलिए ताप को और दाब को क्या रखते हैं हम लोग? कांस्टेंट रखते हैं, ताकि आर का मान हमेशा समान रहे। मतलब ऊंचा ज्यादा, मतलब कम ज्यादा ना हो। कम ज्यादा होगा फिर दिक्कत होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? फिर ये क्वेश्चन उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है? ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन बना 2 नंबर के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कौन राशि अचर होता है, मतलब निश्चित होता है या अचर होता है? तो ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है। अब ताप को अचर क्यों रखेंगे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ओम के नियम में ताप को अचर हम रखें तो क्यों रखें? हम नहीं रखेंगे अचर, हम उसको बदलेंगे तो कोई प्रभाव होगा? बिल्कुल होगा। वहां पे लिखेंगे हम लोग कि ओम के नियम में, है ना, ताप को अचर रखा जाता है क्योंकि ताप बदलने से चालक का जो प्रतिरोध होता है, वह कम ज्यादा होता है या बदलता है। ऐसे ही बोल सकते हो, कम ज्यादा ही बोल सकते हो, या बदलता है। चालक का प्रतिरोध बदलता है। इसीलिए ओम के नियम में ताप को हमेशा क्या रखा जाता है? अचर रखा जाता है, ताकि भी तथा आई में सही संबंध प्राप्त हो सके। भी तथा आई में सही संबंध प्राप्त हो सके। अगर यह आर का मान बढ़ेगा तो भी और आई में सही संबंध प्राप्त नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने ओम से नियम संबंधित जो बातें होती है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेगा ओम के नियम को लिख देंगे यार जी में, है ना। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछता है आपसे तो बोलता है ओम के नियम को लिखें और इसे प्रयोग द्वारा साबित करें। 5 नंबर का क्वेश्चन 10th में अक्सर पूछा है एग्जामिनेशन में कि ओम के नियम को लिखे और इसे साबित करें, है ना। तो साबित करने के लिए उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इतना बात समझ में आ गया? क्या क्या मैंने बताया कि भी समानुपाती आई होता है, आई समानुपाती भी होता है, इसी को हम भी समानुपाती आई लिखते हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, मतलब वेरीज या प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो वहां पे कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के रूप में क्या लेते हैं? आर लेते हैं। आर क्या है? प्रतिरोध है। फिर मैंने क्या बोला कि ओम के नियम में एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे प्रेशर हो गया, टेंपरेचर, जो बाहरी कारक है जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अब जनरली एग्जामिनेशन में देता है वो टेम्परेचर देता है। ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में जो देगा वो क्या देगा? टेम्परेचर देगा। कि ताप को हमेशा क्या रखना है? निश्चित रखना है। बोलता है निम्नलिखित कौन सा राशि निश्चित होता है? ओम के नियम। तो ताप क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या समझा दिया? ताप निश्चित क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोध का मान ताप बदलने से बदल जाता है, जिससे भी और आई में सही से संबंध प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग ओम के नियम में ताप को निश्चित रखते हैं। इतना बात समझ में आ रहा होगा? अब हम लोग ओम के नियम को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए
ये मैंने अभी आप लोग को समझा दिया कि ओम का नियम में होता क्या क्या, इसको प्रयोग द्वारा कैसे साबित करना। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी है ना। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, आसानी से समझ जाइएगा, बहुत इजी में। जितना क्वेश्चन अगर ओम से पूछा आपसे, ओम के नियम से, चाहे 10th में पूछे चाहे 12th में पूछे, किसी भी क्लास से पूछा, आप चुटकी में उसे सॉल्व कर दीजिएगा एकदम आसानी से। चाहे आप फिजिक्स का आपको कुछ आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन ओम का नियम जरूर बनाएंगे। जितना वीडियो मैंने बनाया उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से समझाया, इसी कारण ध्यान से समझिए, जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं आसानी से समझ में आएगा। चलिए, तो ओम के नियम में लिखेंगे क्या, थोड़ा सा ओम का नियम लिख के दे दीजिए आप लोग। देखिए देखिए ओम के नियम के अनुसार, यहीं से हिट स्टार्ट करेंगे। ओम के नियम के अनुसार निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच, उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के, उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये ओम का नियम लिखिए। अब इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर, टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the electric potential developed across end of the conductor, across end of the conductor। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ फिर वहां पे लिखेंगे गणितीय रूप, ओम के नियम का गणितीय रूप। वहां पे क्या लिखना है, फिर ओम के नीचे से लिखेंगे नियम का गणितीय रूप। वहां लिखने के बाद फिर नीचे लिखेंगे ओम के नियम का गणितीय रूप। जैसे मान लीजिए, माना क्या लिखेंगे, माना प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा वो है आई एम्पियर। कितना एम्पियर है, आई एम्पियर है ना। उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर वो आपका है V वोल्ट। कितना वोल्ट है, V वोल्ट है ना। तो आप लिखेंगे ओम के नियम से, जो ओम साहब ने बोला, ओम के नियम से आई समानुपाती क्या होता है, V होता है। देखिए रियल ओम का नियम यही है, आई समानुपाती V, आई वेरीजेस V। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, V वेरीजेस आई लिखते हैं। या यहाँ से भी लिख सकते हो। अगर देखो मैं दो तरीके से समझाता हूँ। देखो अगर ऐसे आप लिखते हो ना, समझ ही लो इसको अच्छा सा। अगर ऐसे आप लिखते हो तो वहां पे जो कांस्टेंट लिया जाता है ना 1/r × V लिया जाता है। आप बहुत सारे बुक में देखे होंगे, है ना। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन और बहुत सारा बुक जो उसमें ऐसे ही लिया जाता है। आई समानुपाती V, आई का 1/r लेते हैं। यहाँ पे r को इधर लेते हैं, आई × r बराबर V होता है। V को क्या लेते हैं, आई लेते हैं। सही है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी सही है ना। एक तरीका मैं और बता देता हूँ, ये भी आप लिख सकते हो। एक तरीका मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप जो बुक पढ़ रहे हो, चाहे एसएन पढ़ रहे हो, चाहे आलोक पढ़ रहे हो, चाहे भारतीय पढ़ रहे हो, चाहे जो बुक पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें आपको दिया रहेगा V वेरीजेस I दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आएगा V = I × R। अभी R क्या है, यहाँ लिखेंगे जहां R कोई नियतांक यानी कांस्टेंट, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखता हूँ, कांस्टेंट है जिसे जिसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। अगर 2 नंबर में पूछता है आपसे क्वेश्चन, तो आपको इतना बात आसानी से लिख देना है। पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। लिखने के बाद फिर गणितीय रूप वहां पे लिख देंगे। पूरा आपको 2 में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 1 नंबर आधा नंबर भी आपसे कटने की संभावना नहीं है, एकदम 0.5 नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये हो गया ओम का नियम। अब इसी में आप पहले इसको आपको नोट कीजिए जल्दी से। तो ओम का नियम आपने देख लिया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं प्रायोगिक सत्यापन। किसकी बात करते हैं, प्रायोगिक सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। प्रयोग द्वारा इसे हम लोग कैसे साबित करें।
देखिए प्रयोग द्वारा इसे साबित करने के लिए कुछ एक छोटा सा फिगर आपको बनाना पड़ेगा और फिगर को मैं आसानी से समझा देता हूँ। देखिए फिगर क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए ये आपका हो गया फिगर, हो जाएगा ये छोटा सा फिगर बना लेंगे। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखते रहिए कैसा फिगर बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर आपको लिखना शुरू कीजिएगा। हो गया, ये प्लस ये माइनस है ना, RH ये मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये प्रतिरोध, ये स्विच। देखिए इस तरह से छोटा सा आपको पहले फिगर बनाना है। फिगर में क्या क्या ध्यान से देखेंगे, ये आपका V वोल्ट का सोर्स है जिसको हम बैटरी बोल सकते हैं या सेल बोल सकते हैं। ये आपका ये बैटरी है क्योंकि बहुत सारा सेल इसे मैंने लिया। ये स्विच है, क्या है ये स्विच है, ठीक है। ये आपका ए मीटर है, क्या है ये ए मीटर है, ए मीटर है। ये आपका क्या है वोल्ट मीटर है, ये क्या आपका वोल्ट मीटर है। और ये आपका क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिखना क्या है रेजिस्टेंस है। ये आपका रियोस्टेट है, क्या है रियोस्टेट है। फिर से समझ लेंगे, ये आपका बैटरी है ना, जिसे करंट निकल रहा है, ठीक है, जिससे क्या निकल रहा है करंट निकल रहा है ना। यहाँ पे रियोस्टेट है, रियोस्टेट क्या होता है, तो रियोस्टेट एक प्रकार का परिवर्तनशील प्रतिरोध है। क्या है यह परिवर्तनशील प्रतिरोध, चेंजिंग रेजिस्टेंस इसको आप बोल सकते हो। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील प्रतिरोध, चेंजिंग रेजिस्टेंस, इसको क्या बोल सकते हैं चेंजिंग रेजिस्टेंस, चेंजिंग रेजिस्टेंस। ये क्या आपका चेंजिंग, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो आप घटा बढ़ा सकते हो। इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे खिसकाने वाला होता है, स्लाइड समझते हो ना, स्लाइडिंग जिसको हम बोलते हैं। स्लाइड क्या होता है ऊपर नीचे खिसकाने वाला, इसको खिसका के आप ओम के नियम को अलग अलग परिस्थितियों में प्राप्त कर सकते हो। मतलब करंट को कम करना है तो कम भी कर सकते हो, करंट को बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो इस रियोस्टेट की मदद से। रियोस्टेट को क्या बोलते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी कि चेंजिंग रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो। देखिए सबसे पहले वो क्या करना है फिगर बनाना है। अगर प्रयोग द्वारा सत्यापित करना है तो क्या करना है आपको पहले फिगर बनाना है। क्या बनाना है फिगर, फिगर बनाने के बाद, फिगर बन जाने के बाद उसको अब एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कि लिखेंगे बैटरी, स्विच, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तथा परिवर्तनशील प्रतिरोध। फिर से सुनेंगे बैटरी, स्विच, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तथा परिवर्तनशील प्रतिरोध को चित्र के अनुसार, को चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार सजा लिया जाता है। क्या किया जाता है सजा लिया जाता है, सजा लिया जाता है। उसका फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इतना बात लिखने के बाद क्या करेंगे पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब पैराग्राफ चेंज करने के बाद पहले समझिए उसके बाद क्या लिखना है। देखिए जब प्रयोग द्वारा इसको साबित किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, मैंने तो बोला सजा लेने के लिए। सजाने से क्या होगा कि ए मीटर किसको मापेगा विद्युत धारा को माप लेगा, वोल्ट मीटर किसको मापेगा विभवांतर को माप लेगा। फिर से सुनेंगे ए मीटर विद्युत धारा को माप लेगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को माप लेगा। ए मीटर विद्युत धारा को, अब वोल्ट मीटर किसको माप लेगा विभवांतर को माप लेगा। ए मीटर से विद्युत धारा की माप हो जाएगी, वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप हो जाएगी, ठीक है। और परिवर्तनशील प्रतिरोध क्या करेगा, विद्युत धारा को कम ज्यादा करके, विद्युत धारा को कम ज्यादा करके बार बार प्रयोग को दोहराया जाएगा, बार बार प्रयोग को किया जाएगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो जब स्विच ऑन करके, जैसे स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम इसको देना शुरू करते हैं, मतलब सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किए, है ना। और इस स्लाइड मतलब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर क्या करते हैं आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो खिसकाने पर क्या प्राप्त होता है कि जब विद्युत धारा का मान, जब विद्युत धारा का मान 2 गुना किया जाता है, जब विद्युत धारा का मान क्या किया जाता है 2 गुना किया जाता है, विद्युत धारा का मान 2 गुना किया जाता है, तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। क्योंकि ए मीटर को करेगा किसको विद्युत धारा को, ए मीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है।
तो जब विधारा का मान दुगुना किया जाता है तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। जब विधारा का मान आधा किया जाता है तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस प्रकार देखा क्या गया कि विभवांतर और विधारा मतलब I और V के बीच एक निश्चित रिलेशन है। I बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है, I घट रहा है तो V भी क्या हो रहा है, घट रहा है। एक फिक्स्ड रिलेशन है, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है, ये आधा हो रहा है ये भी आधा हो रहा है। अरे वाह, ये तो जरूर रिलेशन आ गया। तो ओम साहब जो है इसी बात को बताया प्रयोग के द्वारा, यही उनका प्रयोग था। जो अभी आप समझ रहे हैं ना, वही क्या था, उनका प्रयोग था। तो उतना बात लिखने के बाद लिख लेंगे फिर वही जो मैंने बोला कि स्विच ऑन करके जैसे ही बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसा पाया गया कि विद्युत धारा का मान दुगुना होने पर विभवांतर का मान भी दुगुना होता है, विद्युत धारा का मान आधा होने पर विभवांतर का मान भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इससे साबित होता है कि V और I के बीच एक निश्चित संबंध है ना, जो एक दूसरे के समानुपाती होती है। हो गया, इतना बात लिखने के बाद इतना बात हो गया। अब नीचे एक फिगर बना लेंगे, छोटा सा फिगर कैसा बनेगा तो देखिए। अब नीचे लिखेंगे कि हम विभवांतर को x अक्ष या विधारा को x अक्ष और विभवांतर को y अक्ष पर लेकर जब एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमको कैसा मिलता है, स्ट्रेट मिलता है। कैसा मिलता है, स्ट्रेट मिलता है। अब छोटा सा ग्राफ भी वहां पे खींच लेंगे, सीधी रेखाएं मिलता है। बस इतना काम करना, आपको 5 नंबर मिल गए जी में। क्या करना है यार इस समय। चलिए इसमें मैं ले लेता हूँ विधारा I लेता हूँ, है ना, इसमें मैं क्या लेता हूँ, V लेता हूँ। अब विधारा को x अक्ष पे विभवांतर को y अक्ष पर लेकर जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ कैसा मिलता है हमको, सीधी रेखा मिलता है। कैसा मिलता है, सीधी रेखा मिलता है। कैसा मिलता है, सीधी रेखा मिलता है। कैसा मिलता है, सीधी रेखा में मिलता है। कैसा मिलता है, सीधी रेखा में मिलता है। बोले कोई दिक्कत है नहीं ना, बस इतना बात कर दीजिए, आपको 5 नंबर मिल गया। लिया नहीं है, मिल गया, ठीक है। ये बस इतना काम करना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि सावधानियां बताइए, कौन कौन सावधानियां अपनाया जाए। तो सावधानियां आपको अपनाना है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना। ए मीटर किस क्रम में, थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, जस्ट मैंने बता रखा था आप लोग को। अभी फिगर से समझ लीजिए, सावधानी फिगर में स्पष्ट किया हुआ कि क्या क्या सावधानी हम लोग को बरतना चाहिए, ठीक है। ये आपको भी यहाँ पे ए, यहाँ पे रियोस्टेट है ना, यहाँ पे सोर्स है ना, यहाँ पे स्विच है ना, यहाँ पे प्रतिरोध। तो ए मीटर किस क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना। पहले इस फिगर को आप लोग बना लीजिए, पहले इसको जल्दी से बनाइए। तो फिगर बन गया। अब इस पे आइए, इसको हटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहला बात, सावधानी में क्या करना है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना है। इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता भी है कि विद्युत परिपथ में ए मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, तो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ लेना, ठीक है। उसके बाद विद्युत परिपथ के जितना भी पेंच उच होगा, तार वगैरह जोड़े हैं, उस सबको एकदम कस के जोड़ेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। ढीला छोड़ेंगे तो सर्किट झटका लगने का डर रहता है, इसी कारण क्या करेंगे, उसको कस के लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता है ना। तो पॉजिटिव सिरा को धनात्मक सिरा से जोड़ेंगे, ऋणात्मक सिरा को ऋणात्मक सिरा से जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, धनात्मक सिरा को धनात्मक सिरा से, ऋणात्मक सिरा को ऋणात्मक सिरा से जोड़ेंगे। ऐसे तो एसी में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, बैटरी है। क्या मैंने लिया, बैटरी लिया है ना। तो बैटरी में ऐसा देखना पड़ता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव जो इंड होगा उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे जब हम लोग को प्रयोग नहीं करना, जब प्रयोग नहीं करना तो स्विच को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ऐसा स्विच चालू छोड़ देंगे तो हो सकता है सर्किट उर्किट लग जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सावधानी होगा। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओम के नियम में ताप को क्या रखते हैं, अचर रखते हैं। क्या रखते हैं, अचर रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। क्यों रखते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए रखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मान जो होता है ताप बदलने से क्या होता है, बदल जाता है। ताप बदलेगा, प्रतिरोध का मान बदलेगा। ताप जितना चेंज करेगा प्रतिरोध का मान वैसे वैसे चेंज करेगा। ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा,
ठीक है। इसी कारण ताप को हमेशा क्या रखना है, निश्चित रखना है। क्या रखना है, निश्चित रखना है। क्या रखना है, निश्चित रखना है। ठीक है, तो प्रतिरोध के नियम में क्या होता है, ताप अचर होता है। क्या होता है, ताप अचर होता है। तो आशा करता हूं ओम का नियम। अच्छा एक बात और आपको समझ लीजिए, अब जो होता है आगे थोड़ा सा 12th वाले बच्चों के लिए, ये तो हो गया 10th तक, 10th 12th दोनों तक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, है ना। अब एक होता है पदार्थ। ओम के नियम के अनुसार पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, वो थोड़ा समझ लीजिए, है ना। 10th वाले 10th तक तो हो चुका है, अब 12th वाले बच्चों के लिए कुछ थोड़ा समझ लीजिए। 10th वाले भी थोड़ा समझ लेंगे, आगे चलकर आपको काम भी आएगा। देखिए पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है ना। एक होता है ओमिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक, नॉन ओमिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट्स बोलिए, एलिमेंट्स या सब्सटेंस आप बोल सकते हो। ओमिक, इनओमिक, सब्सटेंस चाहे एलिमेंट, मतलब ओमीय, अओमीय, ओमीय तथा अओमीय, अओमीय, अओमीय पदार्थ, ओमीय तथा अओमीय पदार्थ। ओमिक एंड अनोमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है कि ओमीय अओमीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए पहले ओमिक कंडक्टर की बात करते हैं। ओमिक पदार्थ बोलिए चाहे एलिमेंट बोलिए, ओमिक क्या होता है, तो जो पदार्थ, जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट पूरी तरह ओम के नियम का, पूरी तरह ओम के नियम का पालन करता है, जो पदार्थ पूरी तरह ओम के नियम का पालन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमिक सब्सटेंस बोलते हैं। जो पदार्थ ओम के नियम का पूरी तरह पालन करता है उसे क्या बोलते हैं, ओमिक पदार्थ बोलते हैं, यानी ओमीय पदार्थ बोलते हैं। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें आप ले सकते हो मेटल, एक्सेप्ट, है ना, Ag एंड Hg को छोड़कर, Ag और Hg को छोड़कर जितना धातु होता है ना, वो वाले धातु, है ना, वह सब आपका ओमिक सब्सटेंस में आता है। किसमें आता है, ओमिक में आता है, मतलब ओमीय पदार्थ में आता है। ये सब का सब क्या है, ओमीय पदार्थ है। यहाँ पीबी लिखेगा, Ag तो बेस्ट कंडक्टर है ना, पीबी और Hg को छोड़कर, पीबी और Hg को छोड़कर। ये आपका Ag क्या, Ag बेस्ट कंडक्टर होता है। मैंने पहले समझाया था, ये बेस्ट कंडक्टर आपसे पूछे सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो सिल्वर होता है। क्या होता है, सिल्वर होता है। तो जितने भी धातु होते हैं सबके सब क्या होते हैं, ओमिक होते हैं, यानी कि यह ओम के नियम को फॉलो करते हैं। लेकिन नॉन ओमिक में क्या होगा, जो ओम के नियम को पूरी तरह पालन नहीं करते हैं, है ना, जो पदार्थ ओम के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कहते हैं। जो पदार्थ ओम के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आपका आ गया नॉन मेटल, क्या आ गया, नॉन मेटल अधातु, है ना, सेमीकंडक्टर, कौन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर, ठीक है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, etc, है ना, ये सब क्या होता है आपका नॉन ओमिक होता है। अब इसमें भी ध्यान रखना, नॉन मेटल में एगो नॉन मेटल को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, है ना, ग्रेफाइट को छोड़कर ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रेफाइट ओमिक में आता है, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि यह कंडक्टर होता है, ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है ना। ये सब का सब क्या होता है, सेमीकंडक्टर में दो आता है ना, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप हम लोग पढ़े भी हैं, 10th 12th में पढ़े। एन टाइप हो गया और ये क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और पी जंक्शन पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है हम लोग को। ये सब क्या हो गया, ओमिक एंड नॉन ओमिक, जल्दी से इसको नोट कीजिए पहले। चलिए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं, सीमाएं क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है कि ओम के नियम की सीमाएं बताइए। देखिए सीमाएं का मतलब होता है कहां तक वो लागू हो पाता है या क्या क्या उसमें गलतियां पाई। तो पहली बात तो यह ओम का जो नियम है फंडामेंटल लॉ नहीं है। ओम साहब ने बोला, ठीक है, हम लोगों ने माना समझा सब ठीक है, लेकिन इसको फंडामेंटल लॉ हम लोग नहीं बोल सकते या पूरी तरह से सभी जगह लागू नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ओम का नियम सभी जगह लागू नहीं होता। पहला बात हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला था कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है उत्पन्न विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, ये ना बोला। तो ये बात तभी संभव है, जैसे मान लीजिए चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे,
प्रवाहित विद्युत धारा करेंगे तो चालक क्या होगा, गर्म होगा। चालक क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ पार्टिकल तो ये तो बोलता है कि जब भी चालक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है ना। तो जब डालेंगे उसमें हम लोग करंट डालेंगे, है ना, तो आई जैसे डालेंगे तो क्या होगा, भी होगा, और भी इस आई करंट क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, उष्मीय ऊर्जा निकलेगा, हीटिंग एनर्जी इसको बोल सकते हैं, हीट एनर्जी बोल सकते हैं। हीट एनर्जी क्या होगा, डेवलप होगा। जैसे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा रे बुआ, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा, है ना, इससे क्या होगा, चालक गर्म हुआ, तो चालक जब गर्म हुआ तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बदलेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओम का पहला बात तो हीटिंग कर लेंगे कि ओम का नियम जो होता है मूल भौतिक फंडामेंटल लॉ नहीं है ना, फंडामेंटल लॉ नहीं है, इसलिए यह सभी जगह ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाता है। दूसरा पहला पॉइंट हम लिखेंगे उसमें ठीक ढंग से लागू नहीं होना पता है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि जब भी चालक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे भी तथा आई के बीच सही संबंध प्राप्त नहीं होता है, सही संबंध प्राप्त नहीं होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पे लिखेंगे हम लोग कि आई तथा भी के बीच पोलैरिटी, आई तथा भी के बीच पोलैरिटी उत्पन्न होने से ओम का नियम ठीक ढंग से साबित नहीं हो पाता है। आई तथा भी के बीच पोलैरिटी उत्पन्न होने से ओम का नियम ठीक ढंग से साबित नहीं हो पाता है। फिर क्या देखा गया कि अगर विद्युत धारा कम है तो वोल्टेज क्या शो करता है, हाई शो करता है ना। लो करंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, लो करंट है तो हाई वोल्टेज शो करता है, क्या शो करता है, हाई वोल्टेज, ठीक है। और फिर क्या देखा गया कि अगर हाई करंट है, क्या है, हाई करंट है तो लो वोल्टेज शो करता है, क्या शो करता है, लो वोल्टेज शो करता है। ये 3-4 क्या है, एक्सेप्शन, मतलब कि लिमिटेशन है उसका कि विद्युत धारा कम है तो क्या होना चाहिए, वोल्टेज भी कम होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोल सकते हो, पीडी, या ये भी क्या है, पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब लो करंट है तो हाई वोल्टेज कैसे होगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लो करंट तो हाई पोटेंशियल हो जाता है, अगर हाई करंट है तो लो पोटेंशियल हो जाता है कभी कभी। तो ये गलत है ना, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा होना चाहिए, ये कम तो ये भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्या, प्रयोग में ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है। इससे कारण तो ये समझ में आ रहा है ना, ये 4 पॉइंट हो गया। दूसरा अगला पॉइंट यह है कि निश्चित विभवांतर पर ही जो विद्युत धारा होता है वो हम मापने योग्य होता है। ऐसा नहीं कि विभवांतर कम ज्यादा हो रहा है तो आप माप सकते हो विद्युत धारा को, नहीं, एक निश्चित विभवांतर पर ही, एक निश्चित पोटेंशियल डिफरेंस पर ही जो विद्युत धारा का मान होता है वो हम मापने योग्य यानी मेजरेबल होता है, मतलब माप उसको सकते हो। अगर विद्युत धारा का मान घट बढ़ रहा है, विभवांतर का मान घट बढ़ रहा है तो विद्युत धारा का मान सही से प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये क्या हो गया आपका लिमिटेशन। तो ओम्स लॉ में आपसे इतना ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। ओम का नियम जब भी पूछेगा तो यही से क्वेश्चन पूछता है, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की सीमाएं क्या है, ओम पदार्थ नॉन ओम पदार्थ किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है।